नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और मैं हूं राजीव शर्मा। बिना वक्त गंवाए शुरुआत करते हैं खबरों के इस सिलसिले से। शुरुआत पिछले साल 16 दिसंबर को दिल्ली में गैंगरेप केस पर साकेत कोर्ट के फैसला सुनाने से। फैसला साकेत कोर्ट आज सुनाएगा। 4 आरोपियों विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता और मुकेश कुमार पर आज फैसला आना है। 3 सितंबर को कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली गैंगरेप केस में कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक आरोपी राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली थी। एक नाबालिग आरोपी को पिछले दिनों जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से 3 साल की सजा सुनाई थी। आरोपियों पर रेप के अलावा हत्या का केस भी दर्ज किया गया था। 16 दिसंबर की रात पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ दिल्ली के साकेत से सिनेमा देखकर निकली। उन्हें द्वारका जाना था। दोनों ऑटो पकड़कर मुनिरका तक पहुंचे, जहां उन्हें वो बस मिली जिसमें दरिंदे सवार थे। दरिंदों ने निर्भया के साथ चलती बस में रेप किया और उसके दोस्त को मारपीट कर अधमरा कर दिया। बाद में दोनों को चलती बस से बाहर फेंक दिया। 16 दिसंबर की रात दरिंदगी का शिकार हुई निर्भया के माता पिता ने दोषियों के खिलाफ फांसी की मांग की है। तो इन दरिंदों को तो फांसी होनी चाहिए। फांसी के अलावा कुछ भी नहीं। अगर फांसी के अलावा कुछ और हुआ तो हमें नामंजूर है फैसला। हमें तो बहुत उम्मीद है। हमें तो उम्मीद है कि उनको फांसी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा बर्बरता की, ऐसी दरिंदगी की है। तो इस दरिंदगी की तो सजा फांसी की सिवा और कुछ हो ही नहीं सकती। खबर यूपी से। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2 महीने में जस्टिस सक्सेना को रिपोर्ट देनी है। वो 27 अगस्त से 9 सितंबर के दौरान घटी घटनाओं की जांच करेंगे। यूपी के मुजफ्फरनगर की हिंसा में अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। 2 गुटों में हुए हिंसक संघर्ष के बाद से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अब तक 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने पूरी कोशिश की है और सेंट्रल फोर्स की भी बुला करके ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाई है, जिससे कि वहाँ किसी तरह की व्यवस्था ठीक हो और जो दंगाई लोग हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। मुजफ्फरनगर में बिगड़े हालात की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। जांच का जिम्मा रिटायर्ड जस्टिस विष्णु सहाय को सौंपा गया है। आयोग 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगा। मुजफ्फरनगर की हिंसा को लेकर यूपी पुलिस की एक अहम बैठक बुलाई गई। डीजीपी ने आला अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में हिंसा रोकने और दंगाइयों से कड़ाई से निपटने के निर्देश दिए गए। साथ ही हर 12 घंटे पर हालात की अपडेट देने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि मुजफ्फरपुर में शांति बहाली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य की मांग पर केंद्र ने पर्याप्त सुरक्षा बल मुहैया करा दिया है। मुजफ्फरनगर में और आसपास इलाकों में पहले शांति कायम होनी चाहिए। इस समय राजनीति का मौका नहीं है। राजनीति के लिए बहुत समय बाकी है। हमें प्राथमिकता ये है कि तत्काल उस इलाके में शांति का माहौल बने, आपस में भाई। कांग्रेस नेता रहमान खान ने मुजफ्फरनगर की हिंसा को अखिलेश सरकार की नाकामी बताया है। रहमान खान ने कहा है कि इस हिंसा से सियासी फायदा उठाना बेहद दुखद है और ऐसे हिंसा के खिलाफ संसद से कड़े कानून पास होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि ये लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मुजफ्फरपुर में जो भी है इसको कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी थी। वो कंट्रोल नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट से कोताही हुई है। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने अखिलेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। जायसवाल ने अखिलेश सरकार को हिंसा से निपटने में नाकाम बताया। मुजफ्फरनगर हिंसा में नामजद किए गए बीजेपी विधायक संगीत सोम ने राज्य सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने कहा है कि फेसबुक पर हिंसा से जुड़ी एक वीडियो क्लिप लाइक करने के झूठे आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। संगीत सोम ने कहा ये वीडियो उन्होंने लाइक नहीं किया है। योग गुरु रामदेव ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधा है। हरिद्वार में रामदेव ने कहा कि यूपी सरकार मुजफ्फरनगर दंगा रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। इतना ही नहीं, रामदेव ने देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
उधर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर भड़ास निकाली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अखिलेश सरकार के 1.5 साल के कार्यकाल के दौरान 40 से ज्यादा दंगा हो चुका है। उन्होंने अखिलेश पर एक खास समुदाय के तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बात की है। पीएम ने अखिलेश से कहा कि वो हिंसा रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। पीएम ने केंद्र से हर मुमकिन मदद का भरोसा भी दिया है। उधर मुजफ्फरनगर हिंसा पर राज्यपाल बीएल जोशी ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश सरकार से 24 घंटे के अंदर मुजफ्फरनगर की घटना पर रिपोर्ट तलब की है। इससे पहले राज्यपाल बीएल जोशी ने मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी। राज्यपाल ने हिंसा और तनाव के लिए सूबे की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राज्यपाल ने रिपोर्ट में ये भी लिखा कि हालात काबू से बाहर दिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर हिंसा मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने कोर्ट से खुद संज्ञान लेते हुए मामले में दखल की मांग की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन से पूछा है कि वो इस मामले में क्यों दखल दे। मुजफ्फरनगर मामले में सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि राजनीतिक दलों ने इस मामले को तूल दिया और वो माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के 3 थाना इलाकों नई मंडी, कोतवाली और सिविल लाइंस में कर्फ्यू जारी है। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस के जवान तैनात हैं। सेना ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया। एहतियातन 3 दिनों तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर के डीएम कौशल राज शर्मा ने कहा है कि अगले 48 घंटे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हालात नियंत्रण में हैं और हिंसा की नई खबरें कहीं से नहीं आई हैं। मुजफ्फरनगर हिंसा को लेकर अब अफसरों पर गाज गिरनी भी शुरू हो गई है। सहारनपुर के डीआईजी और कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। साथ ही मुजफ्फरनगर से सटे शामली के एसपी का भी तबादला कर दिया गया है। वहीं मेरठ जोन के आईजी ब्रिजभूषण को हटाने के फैसले पर रोक लगा दी गई है। यूपी सरकार ने मुजफ्फरनगर और शामली जिले के कई अधिकारियों पर गाज गिरा दी है। आईजी जोन, कमिश्नर, एसएसपी समेत शामली के एसपी पर गाज गिरी है। प्रवीण कुमार मुजफ्फरनगर के एसएसपी बनाए गए हैं। सहारनपुर के कमिश्नर बनने के बाद भुवनेश कुमार ने मुजफ्फरनगर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अजीत सिंह और उनके सांसद बेटे जयंत चौधरी को मुजफ्फरनगर जाने से पहले ही रोक दिया गया। इन्हें गाजियाबाद में यूपी गेट पर जब रोका गया तो उनके समर्थकों ने खूब हंगामा किया। जयंत को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुजफ्फरनगर जा रहे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को भी गाजियाबाद में यूपी गेट के पास ही रोक दिया गया। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ रविशंकर प्रसाद मुजफ्फरनगर जायजा लेने जा रहे थे, लेकिन यहां इन्हें हिरासत में ले लिया गया। मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा के बाद बीजेपी के 4 विधायकों और कांग्रेस के एक पूर्व सांसद पर केस किया गया है। इनमें बीजेपी के विधायक हुकुम सिंह का नाम भी शामिल है। हुकुम समेत दूसरे नेताओं पर धारा 144 तोड़कर महापंचायत करने का आरोप है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए सीधे सीधे यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूपी सरकार हिंसा पर लगाम लगाने में नाकामयाब रही है। मुजफ्फरनगर हिंसा पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हालात सरकार के बूते से बाहर हो गए हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से सूबे का माहौल लगातार बिगड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में हुई हिंसा के बाद मेरठ में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एहतियातन स्कूल कॉलेजों को बंद रखा गया है। जयपुर में आज नरेंद्र मोदी की रैली है। इस रैली का आयोजन स्वराज संकल्प यात्रा के समापन के मौके पर किया जा रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की इस रैली के बाद पार्टी के पक्ष में चुनावी माहौल बनेगा। मोदी की जयपुर रैली में अल्पसंख्यकों को भारी तादाद में बुलाने का मिशन रखा गया है। खबर यह भी है कि मुस्लिम पुरुषों को टोपी और महिलाओं को बुर्का पहनकर रैली में आने को कहा गया है। ये ड्रेस कोड इसलिए रखा गया है ताकि दावा किया जा सके कि मोदी को मुस्लिमों का भी साथ है। बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट के लिए नरेंद्र मोदी की ताजपोशी तय हो गई है। आडवाणी के आशीर्वाद से मोदी के नाम का ऐलान होगा। खबर है कि संघ ने मोदी के नाम के लिए आडवाणी को राजी कर लिया है। संघ और राजनाथ ने मिलकर इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है।
बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐसे संकेत दिए हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है। हालांकि अभी मीटिंग की तारीख तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि 16 सितंबर से पहले ये बैठक हो सकती है। सभी सदस्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उपस्थित हों, इसके लिए बातचीत शुरू हो गई है। 17 सितंबर को मोदी का जन्मदिन है। पक्की खबर है कि 17 सितंबर से पहले मोदी की ताजपोशी का ऐलान हो जाएगा। श्राद्ध पक्ष से पहले मोदी के नाम की घोषणा तय है। इसके पहले 2 दिनों तक बीजेपी आरएसएस में चले महामंथन के बाद मोदी के नाम को हरी झंडी दे दी गई। समन्वय समिति की बैठक के बाद आरएसएस नेता मनमोहन वैद्य ने कहा कि मोदी के नाम पर कोई ऊहापोह की स्थिति नहीं है। उधर मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी मना लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रविवार को संघ नेता भैयाजी जोशी और मदन दास देवी ने शिवराज को फोन कर समझाया। 10 सितंबर को मोदी राजस्थान में होंगे तो 11 सितंबर को राहुल गांधी राजस्थान का दौरा करेंगे। उदयपुर के सलुम्बर में राहुल रैली को संबोधित करने वाले हैं। राहुल के दौरे से पहले तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जेल में बंद आसाराम के बाहर के खाने की मांग पर बने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आज कोर्ट में पेश होगी। आज कोर्ट तय करेगा कि आसाराम को बाहर का खाना मिलेगा या नहीं। मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे आसाराम से जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो कैमरे पर उनका दर्द फूट पड़ा। उन्होंने खुद के खिलाफ चल रही कार्रवाई को जुल्म की इंतहा करार दिया। आसाराम की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। अब भिलाई से आसाराम की योग वेदांत समिति के अवैध कब्जे की खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में बना आसाराम का आश्रम भी सवालों के घेरे में है। जिला प्रशासन की जांच में खुलासा हुआ है कि आश्रम को अवैध तरीके से खेती की जमीन पर बनाया गया है। इसके लिए प्रशासन ने निर्माण की इजाजत नहीं दी थी और न ही डायवर्जन शुल्क आसाराम के आश्रम की ओर से चुकाया गया। एमपी के देवास में भी आसाराम के आश्रम पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। स्थानीय किसानों की जमीन कब्जाने की शिकायत के बाद पुलिस ने आश्रम की जमीन की नाप की। आसाराम के छिंदवाड़ा आश्रम को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। पता चला है कि खुद को साधु बताकर 100 से ज्यादा बाहरी लोग इस आश्रम में रह रहे हैं। इनका कोई रिकॉर्ड न आश्रम के पास है और न ही पुलिस के पास। एमपी के देवास में बने आसाराम के आश्रम पर अवैध निर्माण की पुष्टि हो गई है। रविवार से चल रही नाप के बाद प्रशासन ने बताया कि आश्रम ने सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा किया था, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। 2008 में आसाराम के अहमदाबाद आश्रम में 2 भाइयों की संदिग्ध मौत मामले में आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अघोरी सुखराम के साथ आसाराम की बातचीत की सीडी में आसाराम की आवाज होने की पुष्टि हुई है। ये बातचीत उस समय रिकॉर्ड हुई थी जब आसाराम सुखराम के बच्चों के तांत्रिक अनुष्ठान की सुपारी दे रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर से भाजपा के साथ किसी भी तरह के संबंध होने की उम्मीद को खारिज किया। नीतीश ने कहा कि चुनाव के बाद उनकी पार्टी किसके साथ होगी ये अभी तय नहीं हुआ है। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि दाऊद को पकड़ने के लिए साझा ऑपरेशन चलाया जाएगा। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी यासीन भटकल के 2 साथियों की सरगर्मी से तलाश हो रही है। भटकल का साथी तहसीन और एक दूसरा आतंकी राजधानी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों को दहलाने की फिराक में है। पंजाब सरकार की उधारी से तंग आकर पंजाब के सभी पेट्रोल पंप ने ऐलान किया है कि अगर उनको सरकार से बकाया 4 करोड़ रुपए नहीं मिलते हैं तो प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल देना बंद कर देंगे। केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने फतेहपुर सीकरी जाकर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई। श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री फारिक अब्दुल्ला ने अपनी सिक्योरिटी ऑफिसर से अपने जूते पहने। अब्दुल्ला अपने पिता की 31वीं पुण्यतिथि में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। एक सीनियर मंत्री के इस तरह के रवैये से उन पर सवाल खड़े हुए हैं। प्यार में नाकाम रहने पर लड़की के मां बाप को गोली मारने वाले एक युवक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में रामलीला ग्राउंड में एक महिला का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने जीटी करनाल रोड पर जाम लगा दिया। महिला के सिर पर चोट के निशान। दिल्ली से सहारनपुर जा रही एक ट्रेन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। नंदकिशोर मंडोली का रहने वाला था और पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर इलाके में काम करता था।
पंजाब के मुक्तसर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। फॉर्म भरने की मदद के बहाने लड़के पीड़िता को अपने साथ बहला फुसला कर ले गए और फिर उसके साथ जबरदस्ती किया। हरियाणा के सोनीपत में हुडा ऑफिस के सेकंड फ्लोर में देर रात आग लग गई। आग जिस फ्लोर पर लगी वहां राजीव गांधी एजुकेशन सिटी का सारा रिकॉर्ड जल गया। यूपी के चंदौली के रहने वाले सुनील सिंह का जापान में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप के लिए चयन हुआ है। जम्मू के रियासी जिले में 17 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक लुटेरा दरोगा पकड़ा गया है। ये दरोगा ट्रक वालों से उनके कागज मांग लेता था और फिर उन्हीं कागज के आधार पर किसी दूसरे ट्रक में माल लदवाता था और फिर उन्हें रास्ते में बेच देता था। बिहार के मुजफ्फरपुर में आपसी रंजिश में भाई ने भाई का हाथ काट डाला। जम्मू कश्मीर पुलिस का दामन एक बार फिर से दागदार हुआ है। राजौरी जिले के 4 जवानों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर गैर कानूनी हथियार रखने और वसूली जैसे संगीन आरोप हैं। यूपी पुलिस का शर्मसार कर देने वाला चेहरा सामने आया है। यहां के बुलंदशहर में चोरी के आरोपी की बजाय पुलिस आरोपी की बहन को पकड़ लाई। हरियाणा के यमुनानगर में एक महिला ने अपने पति और ससुर पर उसके साथ यौन हिंसा का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में बम मिलने से सनसनी फैल गई। यहां के पत्थल गांव इलाके में एक दुकानदार को संदिग्ध अवस्था में कार्टन मिला। कार्टन खोला तो उसमें बम देखकर सबके होश उड़ गए। असम के गोलाघाट जिले में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर 2 शिकारियों को अत्याधुनिक M22 राइफल और एक 303 राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। दिल्ली के ख्याला इलाके से दुर्लभ प्रजाति के 4 कछुए बरामद किए गए। पीएफए और दिल्ली पुलिस की टीम ने एक मीट शॉप पर छापा मारा और यहां ये बरामदगी की। गाजियाबाद पुलिस ने एक जहर खुनारी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसके साथ ही पुलिस ने हफ्ते भर पहले लापता हुए शख्स का शव बरामद किया। हरियाणा पुलिस ने खाकी को एक बार फिर शर्मसार किया है। फरीदाबाद की नीमका जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी ने खुलासा किया कि जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट और 4 सिपाहियों ने हरियाणा पुलिस की मोहर गर्म करके उसकी पीठ में दाग दी। यूपी के देवरिया में तालाब से निकली 2 लाशों से पुलिस ने, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, फिलहाल तालाब से लाशें निकालने के बाद पुलिस ने महिला के शव पर जूते रखे। पंजाब के पंचकुला में 300 नेत्रहीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग अपने हक की मांग करने विधानसभा के सामने धरना देने जा रहे थे। जम्मू में मानसिक रूप से कमजोर लड़कियों से रेप के विरोध में रैली निकाली गई। रैली में बच्चों समेत कई लोगों ने हिस्सा लिया। एमपी के खंडवा में पुनर्वास की मांग पर जल सत्याग्रह के 8 दिन बीतने के बाद भी सरकार ने आंदोलन कर रहे लोगों की सुध नहीं ली है। मध्य प्रदेश के हरदा में किसानों का जल सत्याग्रह जारी है। नर्मदा के डूब क्षेत्र में आने वाले किसान पुनर्वास बांध का स्तर 260 फीट से ऊपर न करने समेत कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बिहार के 20 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। भागलपुर में 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। पूरा शहर बाढ़ की चपेट में है।